हेलो होमोसेपियंस, वी आर बैक विथ और क्विक वन शॉट सीरीज जिसके अंदर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का लेक्चर 2 कवर करने वाले हैं। जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है और फुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करेंगे और सारी चीज़ें एकदम आपकी सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे पूरी एनसीईआरटी के साथ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। एंड यस, वन मोर थिंग, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले वो आप लोग देखना, उसमें भी सारे कंसेप्ट जो हैं वो उसमें अपन ने कवर कर चुके हैं। ये लेक्चर 2 है। ओके, नाउ यहाँ तक अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, तो अब अपन देखने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सबसे पहले नाम पे जाते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड मतलब जो लाइफ टाइम में एक पर्सन एक्वायर करता है, यानी कि ये सिंस बर्थ नहीं है, ये बर्थ के बाद में डेवलप होती है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। यस, अगर अपन बात करते हैं एक्टिव और पैसिव की, एक्वायर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी का ही एक एग्जाम्पल है। यानी कि अगर अपन बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी जो होती है, जो कि सिंस बर्थ इन्नेट इम्यूनिटी जो बर्थ से अपने पास होती है, वो पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह लो या एक्टिव इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है, जो कि खुद अपन डेवलप करते हैं, अपनी बॉडी खुद जो डेवलप करती है वो वाली, वो स्पेसिफिक होती है पैथोजन। ठीक है, तो एक चीज़ ये याद रखनी है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द मेमोरी, मेमोरी के थ्रू कैरेक्टराइज होती है। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी encounters a pathogen for the first time, it produces a response called as primary response। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली बार जो रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी बॉडी, उसको बोला जाएगा प्राइमरी रिस्पॉन्स, विच इज़ लो इंटेंसिटी, यानी कि वो कम इंटेंसिटी का होगा। ऑफकोर्स बाद में ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा। वो सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन इज हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी एंड एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। दिस इज to the fact that our body appears to have memory for the first encounter। okay, so पहला जो होगा वो स्लो रहेगा, फिर जो सब्सिक्वेंट इंकाउंटर का मतलब है कि उसके बाद में जो सेकेंड, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी जो रिस्पॉन्स होगा वो और ज़्यादा हैवी होता जाएगा। यानी कि बॉडी में बोला ना यहाँ पे मेमोरी है, यानी कि वो रिकॉग्नाइज कर देगा कि पैथोजन को, और रिकॉग्नाइज करके वो उसके थ्रू अच्छे से एक्ट करके पैथोजन को किल कर पाएगा। ठीक है, the primary and secondary immune response are carried out with the help of the two special type of lymphocytes that present in our body, i.e. B lymphocyte and T lymphocyte। यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो अपना इम्यून रिस्पॉन्स है वो आपका B lymphocyte और T lymphocytes के थ्रू शो होता है। ओके, नाउ तो ये आपको ध्यान रखना है। द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। अच्छा, अब इसमें जो दो लिम्फोसाइट्स के नाम दिए हुए हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, तो इसमें जो बी लिम्फोसाइट्स है वो एक्चुअल में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और टी उसको हेल्प करता है। और मेमोरी की जिस पे बात की जाए तो वो भी टी लिम्फोसाइट का काम होता है। तो ये मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया है, बाकी अपन आगे पढ़ते हैं। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल द पैथोजन इन टू द ब्लड टू फाइट अगेंस्ट देम। तो ये ऑफकोर्स मैंने आपको बता दिया, ये उसके साथ फाइट करने में हेल्प करता है। दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। सॉरी, द टी लिम्फोसाइट देमसेल्फ डू नॉट, ये इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करेंगे, नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज बट द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस देम। बी प्रोड्यूस करती है, टी उनको हेल्प करती है, वो खुद प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैज़ 4 पेप्टाइड चेन, 2 स्मॉल लाइट चेन एंड 2 लार्ज हैवी चेन। यानी कि ये जो अपने को दिया हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर, ये वाला, तो ये एंटीबॉडी का डायग्राम है, जिसमें जो है टोटल कितनी चेन है, 4 चेन है। सॉरी, एक मिनट, एंटीबॉडीज एंड, हाँ, तो उसमें जो है 4 पेप्टाइड चेन्स होती है। यस, मैंने सही कहा था, 4 ही चेन होती है, जिसमें से 2 तो रहेगी स्मॉल लाइट चेन एंड 2 आर हैवी चेन। यानी कि एक ये वाली पूरी लार्ज चेन रहेगी, ठीक है, और एक ये वाली पूरी लार्ज और ये वाली स्मॉल, ये वाली स्मॉल, तो 4 चेन हो गई टोटल, 2 लाइट 2 हैवी। ठीक है, तो ये हो गया। हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय H2L2। H2L2 बोले तो यानी 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन, दैट्स वाई वी रिप्रेजेंटेड बाय H2L2। ठीक है, different type of antibodies are produced in our body are IgA, IgM, IgE, IgG are some of the। अच्छा, एक चीज़ बताना, IgA अगर आपने पढ़ा है तो ये कहाँ पे पाई जाती है? IgA जो एंटीबॉडी है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है ना। और IgE और IgG, IgE तो अपन ने पढ़ा ही है,
या फिर अगर अपन दोबारा भी शायद आएगा ये, है ना, एलर्जी में प्रोड्यूस होती है ये। ओके, नाउ a cartoon of an antibody is given in the figure 7.4. Because of them, these antibodies are found in the blood. The response is also called as humoral immune response. यानी कि ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है तो इस रिस्पॉन्स को ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है। और सेल मीडिएटेड कौन सा रहता है, जिसमें टी लिम्फोसाइट्स आएंगे। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड। अच्छा, दिस इज़ वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ और एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी मीडिएटेड, द सेकेंड टाइप ऑफ इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड विच इज़ टी लिम्फोसाइट्स। मैंने बता ही दिया आपको, सेल मीडिएटेड में टी लिम्फोसाइट और ह्यूमरल में जो एक्चुअल में जो एंटीबॉडीज़ है वो बन रही है, यानी कि बी लिम्फोसाइट आएगा। ठीक है, नाउ ओके, CMI, very often when some human organs like heart, eye, liver and kidney fails to function, and satisfactory transplantation is the only remedy to enable the patient to live a longer life। यानी कि अगर कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो उसके लिए ट्रांसप्लांटेशन करना होता है ताकि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को जी पाए। व्हेन अ सर्च ऑफ द बिगिन टू सूटेबल डोनर, तो जब अपन डोनर ढूंढते हैं तो उसमें भी अपन को एंटीबॉडीज़ और जो मेमोरी सेल्स है उनका ध्यान रखना पड़ता है। वरना क्या होगा कि अगर अपन बिना देखे अगर इम्प्लांटेशन की प्रोसेस करते हैं, यानी कि अगर इम्प्लांटेशन क्या मतलब, किसी ऑर्गन का किसी और की बॉडी से कोई ऑर्गन उस पर्टिकुलर पेशेंट में अगर अपन डालते हैं तो हो सकता है कि उसकी बॉडी एक्सेप्ट ना करे और खुद की ऑर्गन को अटैक करना स्टार्ट कर दे वो। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो एंटीबॉडीज़ है इनकी मैचिंग हो टू फाइंड अ सूटेबल डोनर। ओके, नाउ just any source, an animal, another primate or any human body cannot be made since the graft would reject the sooner or later। यानी बाद में या पहले कभी भी जो ग्राफ्ट है यानी कि जो वो रिजेक्ट कर देगा, यानी बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। दैट्स वाई टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग एंड द एसेंशियल। यस, टिश्यू मैचिंग होती है, ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया आपको ग्राफ्ट रिजेक्शन को इग्नोर करने के लिए, यानी कि वो ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते वक्त। ठीक है, इवन आफ्टर द पेशेंट हैव टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट ऑल हिज लाइफ, यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद में भी जो है इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो है वो पूरी लाइफ टाइम के लिए उसको लेने पड़ते हैं ताकि उसका इम्यून रिस्पॉन्स कम रहे और वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को अटैक ना करे। द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ and through the cell mediated immunity and response is responsible for the graft rejection। तो ये मैंने बताया ना आपको, ये जो आपका है सेल मीडिएटेड, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, यानी कि टी लिम्फोसाइट बेसिकली, क्योंकि मेमोरी उन्हीं में ही है। ठीक है, इनकी मेमोरी नहीं है। ह्यूमरल जो रहता है वो बेसिकली वो एंटीबॉडीज़ फॉर्म करने के लिए रहता है। ठीक है, ओके, तो ये सेल्फ को और नॉन सेल्फ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर इस टाइप की जो है एबिलिटी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। नाउ अब बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की। तो व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड और माइक्रोब्स एंड अदर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट एंड दिस इज, ठीक है, ओके। तो जब कोई एंटीजन जो है वो एक्सपोज किया जाता है, मतलब किसी होस्ट पे, यानी कि कोई भी पैथोजन है जब वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, तब उसकी बॉडी खुद जो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है, खुद से, ध्यान देना, खुद से जो रिलीज़ कर रही है उसको बोला जाएगा एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, इसका जो रिस्पॉन्स है वो स्लो रहेगा, बट ये जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। एक बार अगर बॉडी ने डेवलप कर ली तो फिर वो बार बार उसकी नीड नहीं पड़ेगी, वो रिकॉग्नाइज कर लेगी नेक्स्ट टाइम। इसीलिए तो बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी इज स्पीसीज स्पेसिफिक, पैथोजन स्पेसिफिक। ओके, तो टाइम लगती है फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन एंड इन्फेक्शन ऑर्गेनिजम्स गेनिंग एक्सेस टू द बॉडी ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। ओके,
तो इसमें इम्यूनाइजेशन जो होता है, तो इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि अपन जो है एक स्मॉल जो है पैथोजन स्मॉल अमाउंट में बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और वो ताकि बॉडी खुद उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बना ले, और इसी प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन इज़ अ टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दी जा रही है तो उसको पैसिव बोला जाएगा। रेडीमेड बोले तो जैसे कि टिटनस वगैरह, कोलेस्ट्रम हो गया, तो ये रेडीमेड दी जाती है। कोलेस्ट्रम में कौन सी बॉडी होती है? IgA एंटीबॉडी रहती है, तो ये अपन रेडीमेड प्रोवाइड कर रहे हैं ना मिल्क के थ्रू, तो ये जो रहती है ये आपकी पैसिव इम्यूनिटी में आएगी, यानी ये खुद डेवलप नहीं हुई, ये रेडीमेड थी। ओके, चलो प्लेसेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा के थ्रू भी जो अपनी IG एंटीबॉडीज़ है वो भी जाती है। ठीक है, तो ये सारी पैसिव इम्यूनिटी है, बिकॉज ये खुद नहीं बनाई है, ये रेडीमेड दी गई है। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में मैंने आपको बताया स्मॉल पैथोजन को इंड्यूस किया जाता है ताकि बॉडी खुद डेवलप कर ले, तो ये बेस्ड ऑन मेमोरी रहता है। इम्यून सिस्टम इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन, ये मैंने बताया आपको, स्मॉल मतलब वही हो गया, एंड आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। ओके, किसकी बॉडी? जिसमें अपन को इम्यूनिटी इंड्यूस करानी है, उसमें जिसको वैक्सीन देनी है। ओके, नाउ द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन्स आर, ठीक है, न्यूट्रलाइज बाय द, हाँ, तो ये जो वैक्सीन रहती है ऑल्सो जनरेटेड मेमोरी B सेल एंड T सेल रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली। ओके, तो क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। अच्छा, ये तो बात हो गई वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन की एक्टिव इम्यूनिटी की, यहाँ से यहाँ तक। पर अगर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, यानी कि स्नेक की बाइट में या टिटनस वगैरह में, तो इसमें अपने को तुरंत चाहिए, अपन वेट नहीं कर सकते कि छोटा सा पैथोजन दे के फिर इम्यूनिटी डेवलप की जाए, नहीं, वो वैक्सीन में होगा, वो अलग है। पर अगर तुरंत चाहिए, क्विक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे कि टिटनस में डायरेक्टली इंजर्ड हुई है, तो उसमें अपन देते हैं प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, प्री फॉर्म एंटीटॉक्सिन दिया जाता है इन केस ऑफ स्नेक बाइट में भी, क्योंकि अगर मान लो स्नेक बाइट हुई है तो अब ऐसा वेट थोड़ी कर सकते हैं कि चलो इम्यूनिटी डेवलप होने देते हैं, तब तक तो वो, समझ रहे हो ना, तो इसलिए इसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ दी जाती है। ओके, नाउ दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी, तो इसको बोला जाता है पैसिव इम्यूनिटी। तो क्लियर है दोनों में डिफरेंस, एक्टिव जो होती है और पैसिव जो होती है उसमें डिफरेंस। पैसिव में प्री फॉर्म्ड दी जाती है और एक्टिव में वो खुद डेवलप करती है बॉडी। ठीक है, तो इन दोनों में जो है डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, तो अब अपन ने बात कर ली है, अब अपन बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोसीजर टू बैक्टीरिया इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया और ईस्ट की हेल्प से प्रोडक्शन होती है इम्यूनाइजेशन की, यानी कि वैक्सीन वगैरह अपन डेवलप कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। हेपेटाइटिस B फ्रॉम ईस्ट से ईस्ट की वैक्सीन बनाई गई थी। ओके, आगे चलते हैं अपन एलर्जीज़ के ऊपर। तो एलर्जीज़ क्या होती है? तो एलर्जी जो होती है जिसमें स्नीजिंग एंड नो एक्सप्लेन्ड रीज़न सेंसिटिव, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो एलर्जेंस रहते हैं, यानी कि चाहे पोलन हो, माइट्स हो या कोई डस्ट पार्टिकल हो, तो उसका अगर कोई पार्टिकल, यानी कि कोई, ये जो रहते हैं इनको एलर्जेंस बोलते हैं, ये अगर अपनी बॉडी में जाता है तो बॉडी एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स शो करती है, यानी बहुत ज़्यादा हाई सेंसिटिव रिस्पॉन्स शो करती है टुवर्ड्स द बॉडी, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है बॉडी कि इस डस्ट पार्टिकल को निकालना है, तो फटाफट स्नीजिंग वगैरह इनिशिएट हो जाती है। तो उसी के ये जो है सिम्टम्स अपन को नज़र आते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं? स्नीजिंग, वीजिंग, एंड इसका कोई एक्सप्लेन रीज़न नहीं है, ये अपने एलर्जेंस होते हैं डिफरेंट काइंड, एंड द एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। तो एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स जो होता है उसको एलर्जी बोला जाता है। द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोवाइडेड इज कॉल्ड एलर्जेंस, यानी कि जो सब्सटेंस जिनकी वजह से ये एलर्जी कॉज हो रही है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को एलर्जन बोला जाता है। वो डस्ट पार्टिकल हो सकता है, वो आपका पोलन हो सकता है, वो किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट
किसी को किसी चीज़ से होती है, किसी को किसी, तो ये चीज़ वेरी करती है, ठीक है। ओके, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दीज आर IgE टाइप। अच्छा, तो इसके खिलाफ, इस एलर्जन के खिलाफ जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द एलर्जेंस आर द, ठीक है मैंने बता दिया, डस्ट, पोलन, एलिमेंट, डेंडर्स वगैरह, इन सब की वजह से सिम्टम होते हैं जिसमें वाटरी आइज, स्नोजिंग एंड अच्छा, और ये जो सिम्टम्स होते हैं इसमें क्या रहता है कि कुछ केमिकल्स अपनी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं जिसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट है ना, मार्क कर लेना, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जो कि मास्ट सेल से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई एलर्जन एंटर करता है तो सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, ये दो केमिकल्स है, ये मास्ट सेल से रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से ये जो है सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। द यूज़ ऑफ ड्रग्स लाइक, अच्छा अब ये रिलीज़ हुए तो एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स, तो अगर ये अपन देंगे तो इसके सिम्टम्स को रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हिस्टामिन रिलीज़ हुआ, एंटी हिस्टामिन देंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से है जो अपन चीज़ों को समझ सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब बात कर लेते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी किस पे बेस्ड होती है? मेमोरी बेस्ड रहती है ये, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स द हायर इन्वर्टिब्रेट बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट। तो जो हायर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ, यानी कि फॉरेन कौन है और ख़ुद की बॉडी का कौन है, उसको वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये उनके अंदर ये एबिलिटी होती है हायर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है, जो कि मेमोरी बेस्ड रहती है, ठीक है। बट self from not still do not understand the basis of his to foreign molecule effect। हाँ, तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें डिफरेंशिएट करने की, अगर वो लॉस्ट हो जाती है, बॉडी स्टार्ट अटैकिंग सेल्फ सेल्स, यानी खुद के सेल्स पे वो अटैक करना स्टार्ट कर जाती है, रादर देन फॉरेन, यानी वो डिफरेंशिएट करना यहाँ पे भूल जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ इट्स ओन बॉडी। खुद की बॉडी में जो अटैक करना स्टार्ट कर जाती है, जिसका नाम रहता है, मतलब इस कंडीशन को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। ओके, नाउ rheumatoid arthritis which affects many peoples in our society is ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस से आपने इसका नाम भी काफ़ी सुना होगा, मतलब काफ़ी डिजीज़ में अपन पढ़ते हैं कि क्या रहता है। तो ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि इसके अंदर भी जो है जो बॉडी है वो खुद के सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर देती है, मेमोरी बेस्ड रहती है ये, ठीक है। ओके, तो अब अपन ने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा एक बार समराइज़ कर लेते हैं। एलर्जी में अपन ने देखा कि कैसे जो अपने एलर्जेंस रहते हैं जिसकी वजह से हिस्टामिन, सेरोटोनिन रिलीज़ होता है मास्ट सेल से, जिससे एड्रेनलिन एंड हाँ यार, अगर एंटी हिस्टामिन और एड्रेनलिन, इससे सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में बता ही दिया मैंने, बॉडी खुद के सेल को अटैक करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक अब क्लियर है बिल्कुल सारी चीज़ें। मेमोरी बेस्ड रहता है एंड स्टिल ठीक है, बॉडी अटैक करना स्टार्ट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसका एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस विच अफेक्ट मैनी पीपल्स इन, ठीक है। ओके, तो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, यानी अपनी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पे डील करना है, जिसमें प्राइमरी जो अपना रहता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स वगैरह, बोन मैरो, थाइमस, और ये सारी चीज़ें अपने को इसके अंदर पढ़नी है। देन वी विल स्टार्ट विथ एड्स, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इम्यून सिस्टम इन और बॉडी। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है? जो कि मतलब पैथोजन के अगेंस्ट जो काम करता है फाइट करने के लिए, वो इम्यूनिटी होती है। ये अपन ने जो अपनी प्रीवियस क्लासेस है उसके अंदर अपन ने इस चीज़ को पढ़ भी रखा है, ठीक है। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स एंड सॉल्युबल, ठीक है, इनसे भी कंसिस्ट होता है, यानी इनको मिला के बोला जाता है। फॉरेन एंटीजन जो आता है, रिमेंबर देम एंड इम्यून सिस्टम, यानी कोई भी पैथोजन आता है उसको अपनी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है, रिमेंबर करती है। ऑटो इम्यून डिजीजेज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इसका रोल रहता है, ठीक है। नाउ लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? द ऑर्गन्स वेयर द ओरिजिन एंड द मैच्योरेशन ऑफ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स अकर्स। लिम्फोसाइट्स यानी कि जो इम्यून रिस्पॉन्स जो शो कर रहे हैं, तो उसमें जो ऑर्गन या फिर मतलब वो ऑर्गन्स बेसिकली जहाँ पे ओरिजिन यानी कि वो लिम्फोसाइट्स बनी है, मेच्योर हुई है, एंड प्रोलिफरेशन यानी उनका डेवलपमेंट, डिफ्रेंशिएशन जहाँ हुआ है, उस पूरी जो कंडीशन है उसको बोला जाता है
उनको लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोला जाता है, ठीक है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बोन मैरो एंड थाइमस आता है, जहाँ पे जो है लिम्फोसाइट्स जो रहती है वो डिफ्रेंशिएट करती है इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये तो हो गई प्राइमरी लिम्फोसाइट्स। सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में लड़ाई हो रही होती है, मतलब प्राइमरी लिम्फोसाइट्स जहाँ पे वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। और सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स जहाँ पे फाइट हो रही है, यानी कि एक्चुअल में जहाँ पे लड़ाई होती है ना, उसको बोला जाता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, जहाँ पे ये चीज़ की जाती है, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कि कौन कौन से लिम्फ नोड, थाइमस, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इनकी लोकेशन पे बेस्ड रहता है, ठीक है, कहाँ पे है। नाउ आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडेजेस। यानी कि ये जो पूरी है ये एग्जांपल्स है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स पे, जहाँ पे जो है मैच्योरेशन के बाद में ये जो है लिम्फोसाइट्स वहाँ जाते हैं एंड प्रोवाइड द साइट फॉर द इंटरेक्शन ऑफ द लिम्फॉइड साइट्स विद द एंटीजन। यानी एक्चुअल में यहाँ पे ये साइट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे जो है इंटरेक्शन होता है एंटीजन का और लिम्फोसाइट्स का। यहाँ तक क्लियर है। नाउ द बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। यानी कि बोन मैरो जो होती है वो एक मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है जहाँ पे सारे जो ब्लड सेल है इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। थाइमस क्या होता है, थाइमस लोड स्ट्रक्चर होता है जो कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट, मतलब हार्ट के बीनीथ प्रेजेंट होता है, यानी हार्ट के मतलब स्टर्नम के इधर यहाँ पे सेंटर में, ठीक है, ब्रेस्ट बोन के नीचे। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एंड टाइम बर्थ एंड रिड्यूस, ठीक है। तो ये थाइमस जो रहता है ये एज के साथ में रिड्यूस होता है, तो तभी अपन बोलते हैं ना कि जो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उनकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? बिकॉज थाइमस का साइज डिक्रीज करता है। प्यूबर्टी में ये अटेन्स एंड रिड्यूस टू वेरी स्मॉल, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो, ठीक है। तो समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस कि जो अपने लिम्फोसाइट्स है बोन मैरो में तो अपना लिम्फोसाइट्स रहेंगे और जो थाइमस है वहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं, ठीक है। और ये साइज के साथ डिक्रीज होता है, कौन? टी लिम्फोसाइट। ओके, बोन मैरो, ठीक है। डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स कहाँ हो रहा है? मैच्योरेशन कहाँ हो रहा है? आपका थाइमस में, ठीक है। तभी उसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, और बोन मैरो में हो रहा है तो इसलिए बी लिम्फोसाइट। आ रही है ये चीज़ क्लियर है? The spleen is the large bean-shaped organ. It is mainly contain the lymphocytes and the phagocytes. It acts as a filter the blood. तो ये जो आपका रहता है spleen, ये जो है ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ट्रैपिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द एरिथ्रोसाइट्स। द lymph nodes are small solid structure located at different पॉइंट्स। लिम्फ नोड क्या होते हैं? ये जो दिख रहे हैं ना आपको लिम्फ नोड, ये छोटे छोटे सॉलिड स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इनका भी काम वही है। और लिम्फोटिक सिस्टम को इनको मिलके बनता है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजेंस, टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फोसाइट्स, इम्यून रिस्पॉन्स। यानी ये पूरे मिलकर इम्यून जो सिस्टम है उसको चलाते हैं। फिर इसके बाद अपने आती हैं कि लिम्फोसाइट टिश्यू इज़ ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट लाइक रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे भी जो लिम्फोसाइट टिश्यूज़ है वो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे? रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में। उसको बोला जाता है माल्ट, यानी म्यूकोसल। इसको इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट बोला जाता है। इट कंसिस्ट अबाउट द 50% ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यूज इन द, यानी 50% के लगभग ये कंसिस्ट करता है, कौन? माल्ट, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये पता पड़ी गया। सॉरी, अब बात कर लेते हैं एड्स की। तो एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि इसमें इम्यूनिटी जो है वो अफेक्ट होती है, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए इसको एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमन सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। एंड सिंड्रोम क्यों बोला गया? एक्वायर्ड की जाती है, ये कभी भी इनबॉर्न नहीं रहती, मतलब एक्वायर्ड लाइफ टाइम में करता है। कैसे करता है वो अपन देखेंगे। सिंड्रोम मीन्स द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। सिंड्रोम क्यों बोला? क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स अपन को देखने को मिलते हैं। ओके, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से ये होता है,
ये एक रेट्रोवायरस है, आरएनए इसका जीनोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है। एंड ये होता कैसा है, तो ट्रांसमिशन ऑफ द इज़ जनरली अकर्स बाय, तो ट्रांसमिशन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये जो है ये कैसे फैलता है, थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड के थ्रू, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स इंट्रावेनस। जो ड्रग अब्यूज़ वगैरह करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि वो नीडल्स वगैरह को बहुत यूजुअली इंजेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि वो कंटेमिनेटेड हो तो ब्लड के थ्रू जा सकता है, ठीक है। फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू हिज चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा भी जा सकता है। तो ये कुछ 4 जो है ना मेन रीज़न दिए हुए हैं कि किस किस के थ्रू जो है आपका ये वायरस जो है वो मतलब बॉडी के अंदर एंटर करके डिजीज़ कॉज कर सकता है। तो ये जो एड्स है ये डिजीज़ का नाम है, HIV वायरस का नाम है, ठीक है। सो द पीपल हु आर एट हाई रिस्क आर गेटिंग infected includes the having multiple sexual partners, drug addicts and who take drugs intravenously, individuals rapid, ठीक है। तो कौन कौन जो है मतलब कौन कौन रिस्क पे है, जो कि मतलब जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहते हैं वो रिस्क पे हैं, जिनके ड्रग एब्यूज़ करते हैं जो इंट्रावेनसली है ना, जो रेपिटेटिवली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, तो वो उन पे ये इस डिजीज़ का होने का खतरा ज़्यादा रहता है। HIV एड्स डू नॉट स्प्रेड, ये टच वगैरह फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं होता है, मैंने बताया आपको ब्लड वगैरह से ट्रांसफ्यूजन से होता है। एंड इट इज़ हैंस imperative for the physical and psychological well-being that the HIV AIDS is infective person are not isolated from the this period में very अच्छा, ये तुरंत सिम्टम्स नहीं आते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें कुछ 5-10 साल भी लग जाते हैं। ओके, तो अब अपन बात कर लेते हैं इस डायग्राम की। तो इसमें जो है रेट्रो वायरस जो रहता है, मैंने आपको बताया HIV वायरस जो रहता है वो इन्फेक्ट करता है और उसके ऊपर वायरल प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है। अब ये सपोज दिस इज़ एनिमल सेल, ठीक है। तो ये जो एनिमल सेल है इसके अंदर जब ये वायरस इसके अंदर एंटर करेगा तो प्रोटीन कोट को बाहर रखेगा, सिर्फ जो उसका वायरल जो पार्ट है ओनली RNA इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म, ये पूरा सेल है, ठीक है। तो इसके अंदर ये सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंट लाइन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से ये RNA से खुद को DNA में कन्वर्ट करता है। फिर ये जो होस्ट का DNA है यानी कि जो सेल है जिसको इन्फेक्ट कर रहा है उसके DNA के साथ में इंटरफियर करके और फिर न्यू वायरस पार्टिकल बनाता है और फिर वो जो है वो नए सेल्स में जाते हैं। तो ये कुछ इसकी पूरी साइकिल रहती है कि ये कैसे एंटर करता है सेल के अंदर वो। तो रेप्लिकेशन इन रेट्रोवायरस इस तरीके से होती है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, उसी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो उसी को अपन एक बार लैंग्वेज के फॉर्म में भी देख लेते हैं। वेयर RNA जीनोम इन द वायरस रेप्लिकेट इन द फॉर्म ऑफ DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किसके लिए हेल्प कर रहा है, RNA को किस में कन्वर्ट कर रहा है, DNA में, ओके। नाउ इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल, तो जब ये होस्ट के अंदर चला जाएगा, दिस इज़ द होस्ट DNA, इसको चेंज करके वो फिर जो इन्फेक्टेड सेल है उससे और वायरस पार्टिकल्स को फॉर्म करेगा जो कि और नए सेल्स के पास जाएंगे। तो इसी तरीके से ये चीज़ ट्रांसमिट होती जाएगी। मैक्रोफाइज कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस वायरस इन द वे लाइक HIV फैक्ट्री। तो HIV फैक्ट्री किसको बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। HIV फैक्ट्री बोला जाता है मैक्रोफेजेस को, बिकॉज ये मैक्रोफेजेस को सबसे पहले अटैक करती है, 2 जगह अटैक कर रही है ये मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्यों, बिकॉज टी लिम्फोसाइट इसलिए बिकॉज इम्यूनिटी को डिक्रीज करना है ना, एड्स मैंने क्या बताया था, इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। तो टी लिम्फोसाइट जो कि हेल्पर सेल है उनको अफेक्ट कर रहा है और मैक्रोफेजेस को अफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए मैक्रोफेजेस को क्या बोलेंगे, HIV फैक्ट्री, बिकॉज वहाँ पे तो HIV बन रही है, ठीक है। HIV बोले तो HIV वायरस बन रहा है, ओके। नाउ बॉडी इज इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग दिस टाइम द, ठीक है, फीवर। अच्छा, ये जो कॉमनली जो छोटी छोटी डिजीजेज होती है ना, जैसे कि फीवर, डायरिया, वेट लॉस, तो ये भी मतलब आसानी से इफेक्ट कर सकती है बॉडी को, क्योंकि इम्यूनिटी लो हो जाती है। ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ लिम्फोसाइट द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस कुड बी अदरवाइज ओवरकम। जो इम्यूनिटी ओवरकम कर लेती, बट ड्यू टू दिस डिजीज़ अब वो इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाती है, तो छोटी मोटी डिजीज़ से भी आपको भारी नुकसान हो सकता है आपकी बॉडी को, ओके। नाउ तो ये कुछ माइक्रोबैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, तो इससे अफेक्ट हो सकता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो रही है, प्रोटेक्ट, ठीक है। अच्छा,
अब डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा, डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब हुआ है या नहीं ये पता कैसे चलेगा, तो वो एड्स का कैसे पता पड़ता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो ये आप बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि इससे कैसे डील करते हैं। तो अभी सिर्फ नाम दिया हुआ है, एलाइजा बोला जाता है, तो ये इससे ये डायग्नोस होता है, यानी कि इससे पता चलता है कि है या नहीं, ठीक है। ओके, पार्शियली, अच्छा ट्रीटमेंट जो रहता है वो पार्शियली अफेक्टेड रहता है, दे आर ओनली प्रोलॉन्ग लाइफ पेशेंट बट कैन नॉट बी डेथ बट इज इनवर्टेबल, यानी कि डेथ तो होनी पक्की है, ये तो पक्का है, ठीक है, डेथ जरूर होगी, मतलब इसमें अपन बस इसको पार्शियली ट्रीट कर सकते हैं, ये मतलब एक तरीके से पूरा ट्रीट नहीं कर सकते इसको अपन, है ना। नाउ प्रिवेंशन, अच्छा अब ट्रीटमेंट नहीं है तो सबसे पहले प्रिवेंशन कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। नाउ तो प्रिवेंशन क्या क्या रह सकते हैं, इन एड्स हैज़ नो क्योर, तो क्योर नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, वो मेडिसिन सिर्फ इसलिए होती है ताकि जो सिम्टम्स है या थोड़ा सा मतलब लाइफ को थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए की है ना, बाकी इसका कोई भी क्योर अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेस्ट ऑप्शन, स्प्रेड ड्यू टू द कॉन्शियस बिहेवियर, और ये होता भी कॉन्शियस बिहेवियर से है, पैटर्न लाइक निमोनिया की तरह नहीं होता, निमोनिया कब होगा आपको नहीं पता पड़ेगा बस, बट इसके स्प्रेड होने के कुछ कुछ रीजंस है, वो आप मत करो तो आप आराम से इस चीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले वो चीज़ें भी पढ़ेंगे, हाँ एक तो ये है कि इन्फेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलती है ये, ठीक है, और मदर से फीटस के थ्रू भी पहुंच सकती है, और पुअर मॉनिटरिंग द ओनली एक्सक्यूज में बी इग्नोरेंस इज टू बी राइटली सेड, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाको बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस वगैरह, तो उससे एजुकेट करते हैं पर्सन को अबाउट द एड्स क्या होती है, स्प्रेड कैसे करती है, HIV एक्सेट्रा। और ब्लड बैंक्स एंड सेफ डिस्पोजेबल नीडल्स को अच्छे से डिस्पोजेबल करना चाहिए, कि मतलब एक पेशेंट को लगा के दूसरे को लगा, तब भी कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। सिरिंजेस को क्लीन रखना चाहिए, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स होना चाहिए तक, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अच्छा, कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज़ को कंट्रोल करना चाहिए। अवॉइडिंग सेफ सेक्स इन प्रोमोटिंग रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए। एंड ओके, तो ये कुछ स्टेप्स है जो अगर अपन प्रिवेंट करते हैं तो काफ़ी हद तक अपन इस डिजीज़ से बचे रह सकते हैं। HIV इट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, सोसाइटी, अच्छा सोसाइटी इन लोगों को देखती है कि ये मतलब अपने को हो जाएगी, जबकि ये फिज़िकल कांटेक्ट वगैरह से, हैंड शेक वगैरह से स्प्रेड नहीं होती है। ये कैसे होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह से, ठीक है, ओनली बी टैकल्ड एंड, ठीक है। तो ये कुछ अपन ने देखा कि कैसे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या इसके किस वजह से होता है, कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। अब अपन बात कर लेते हैं कैंसर की। तो कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट dread disease of human being, is major cause of death of all over the globe. More than 1 million Indians suffer from this. So cancer is the large, okay, तो इसमें क्या रहता है कि कैंसर में एक मैकेनिज्म होता है अपने सेल्स के अंदर, जिसमें कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स, यानी कि सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कैसे, अभी इसमें यही चीज़ दी हुई है कि सेल की जो ग्रोथ होती है वो हाईली कंट्रोल्ड होती है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी कि जो मतलब एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू अगर ज़्यादा सेल्स डिवाइड करते हैं तो अपने आप इनहिबिट करती हैं दूसरे के ग्रोथ को, ताकि ज़्यादा सेल्स का अकमलेशन या उनका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिवाइड ना करे वो सेल। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। ये नॉर्मल सेल्स के अंदर पाई जाती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कि इनके पास लिमिट रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि कब डिवाइड करना रोकना है, बट इट इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड कैंसर सेल अपीयर्स टू लॉस दिस प्रॉपर्टी। और ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी अगर लॉस हो गई तो जो कैंसर सेल्स है वो एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत रेपिटेटिवली कंटिन्यूस डिवाइडिंग सेल एंड गिव राइज टू ट्यूमर्स, यानी बहुत सारे सेल्स ऐसे अकमुलेशन होता जाएगा, डिवाइड करते जाएंगे और फिर यहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, तो ट्यूमर क्या हो गया, ट्यूमर इज़ अ मास ऑफ सेल्स विच आर अकोमुलेटेड एट अ प्लेस, मतलब बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है जिसको ट्यूमर बोलते हैं। अच्छा, ट्यूमर भी दो टाइप के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछा जा सकता है। बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर क्या होते हैं, जो कि नॉर्मल होते हैं, एक जगह पे रहते हैं, जैसे यहाँ ट्यूमर हुआ तो यहीं रहेगा, दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये बहुत खतरनाक रहते हैं, ये मेन कैंसरस
जो ट्यूमर है वो यही रहता है। इसमें क्या रहता है कि दूसरे प्लेस पे जाते हैं, जैसे सपोज़ अगर किसी एक जगह पे है कैंसर, यानी ये जो ट्यूमर है, तो ये यहाँ से सेल जहाँ जहाँ भी ब्लड स्ट्रीम में जाके यहाँ चला जाएगा तो इस ऑर्गन पे भी ट्यूमर बना लेगा। फिर यहाँ पे आप डायग्नोस करोगे, फिर यहाँ बना लेगा कोई दूसरी जगह, तो ये स्प्रेड होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? हाँ, तो ये प्रॉपर्टी किस में देखी जाती है? मैलिग्नेंट ट्यूमर में। ऑन द हैंड्स ऑफ द मास प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड एज न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। तो ट्यूमर सेल्स का ही दूसरा नाम है न्यूप्लास्टिक सेल्स, जिसमें ग्रोथ इज़ वेरी रैपिड एंड ओके कंपेयरिंग द वाइटल न्यूट्रिएंट्स। तो अगर ये बहुत ज़्यादा सेल्स हैं तो न्यूट्रिशन तो अनलिमिटेड नहीं है, तो सेम सेल्स मतलब ज़्यादा नंबर के सेम न्यूट्रिशन पे डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है, compete करते हैं बेसिकली। और मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस वो प्रॉपर्टी है जिसमें एक जगह से ट्यूमर दूसरी जगह पे स्प्रेड होता है, तो उस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस बोला जाता है। और ये किस में देखी जाती है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, कॉज ऑफ कैंसर क्या होता है? नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स में बी इंड्यूस्ड बाय द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोजेंस वो एजेंट हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी केमिकल और इट कैन बी बायोलॉजिकल। कैसे फिजिकल? जैसे एक्सरे एंड गामा रे एंड नॉन आयोनाइजिंग में क्या आएगा? यूवी रेज एंड डीएनए डैमेज एंड न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, केमिकल में क्या आएगा? टोबैको स्मोकिंग इज़ अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, तो केमिकल्स में टबैको आ जाएगा। कैंसर कॉजिंग वायरस लाइक ऑन्कोजेनिक वायरस एंड वायरल एनकॉन्कोजेंस, तो ये जो है ये बायोलॉजिकल एजेंट्स हो गए, ये वायरस है तो ये बायोलॉजिकल में आ जाएगा, ठीक है। नाउ सेलुलर ऑन्कोजेंस और प्रोटो आर्गोन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विद न्यू नॉर्मल सेल्स, यानी सी एनकोजेंस, सेलुलर एनकोजेंस या प्रोटो ऑन्कोजेंस, ये नॉर्मल सेल्स को बोला जाता है। और ये ही जब किसी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट या कार्सिनोजन की वजह से यही कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज करके रेपिटेटिवली डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं एंड गिव राइज टू ट्यूमर। ओके ओके, तो कुछ कंडीशंस में ये जो है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल, तो ऑन्कोजेंस मतलब ये आ गए कैंसर वाले, इसके पीछे सेलुलर लगाए या प्रोटो लगाए तो ये नॉर्मल वाले हैं, फिर ये ऑन्कोजेंस यानी कैंसरस सेल बन जाते हैं। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं कि कैंसर सेल्स का डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, यानी कि सक्सेसफुली मैनी केसेस में बेस्ड ऑन द बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, इंक्रीज सेल काउंटिंग एंड कॉज इन ल्यूकेमिया। ओके, तो ये कुछ डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी क्या होती है आगे दिया हुआ है। हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी, ब्लड एंड बोन मैरो का टेस्ट किया जाता है, जिससे मेनली ल्यूकीमिया, जो कि ल्यूकीमिया जो रहता है ना, उसमें क्या है कि सेल काउंट से लेना देना रहता है इसका, है ना। तो ब्लड मैरो का टेस्ट किया जाता है जिसमें इसके काउंट को देखा जाता है कि कहीं सेल का नंबर बढ़ तो नहीं गया है, ठीक है। तो वो ल्यूकीमिया का केस हो गया। अच्छा, बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी में क्या होता है कि एक पीस ऑफ अ सस्पेक्टेड टिश्यू इज कट इन द सेक्शन इज एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बाय द पैथोलॉजिस्ट। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें जो है ना आपका जो भी सेल है, यानी कि उसको एक पीस उसका कट किया जाता है बॉडी में से, और उस पर्टिकुलर पीस को कट करके उसको स्टडी किया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये तो नहीं है माइक्रोस्कोप, बट ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो अंडर द माइक्रोस्कोप उसको देखा जाता है। अदर टेक्निक्स क्या क्या रह सकती है? रेडियोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन जो रहता है, एमआरआई वगैरह आर यूजफुल एंड, ठीक है। एक्सरे 3 डायमेंशनल इमेज वगैरह, 3D एमआरआई पता ही है आपको, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, 3D रिलीज होती है उसकी इमेजिंग, एंड इस तरीके से हम लिविंग टिश्यूज़ का एग्जामिन करते हैं। तो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द कैंसर सेल। अच्छा, तो एंटीबॉडीज़ भी कुछ रिलीज़ होती है बॉडी के अंदर, तो उनको भी अगर डिटेक्ट करें तो अपन ये मतलब फाइंड कर सकते हैं कि वो एक कैंसर सेल है। ओके, नाउ जीन्स इन इंडिविजुअल आर इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। ससेप्टिबल टबैको, स्मोक एंड कॉज ऑफ लंग कैंसर, तो टबैको से लंग कैंसर होता है।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की, यानी कि कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको अपन कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ मतलब कंबाइंड ट्रीटमेंट होता है, जिसमें आपका सर्जरी आती है, आपका रेडियोथेरेपी आती है, आपका कीमोथेरेपी आती है, आपको इम्यूनोथेरेपी आती है। तो इनका एक कंबाइंड जो है ना, वो दिया जाता है फॉर बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, तो वही दिया हुआ है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, तो ये सब चीज़ें दी हुई है। ठीक है, अब अपन एक एक चीज़ को देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है बट जितना है उतना देखते हैं अपन, है ना। तो रेडियोथेरेपी में क्या रहता है कि ट्यूमर सेल्स आर इरिडिएटेड लीथली टेकिंग केयर ऑफ द नॉर्मल सेल्स, यानी कि रेडिएशंस दी जाती है और उस ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है विद द टेकिंग केयर ऑफ द नॉर्मल सेल्स। ठीक, ओके। कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं जो कि कैंसर सेल्स को किल करे, जिसको कीमोथेरेपी बोला जाता है, ये सी वाला है ना। तो कीमोथेरेपी उसमें आ जाता है, और आपने देखा होगा कैंसर जिनको होता है उनके हेयर लॉस हो जाता है, एनीमिया वगैरह, तो ये इस कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से होता है। ठीक है, नाउ तो हाँ, तो इम्यूनाइजेशन में द पेशेंट्स सब्सटेंस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर अल्फा इंटरफेरॉन्स इन द सिस्टम एंड हेल्प डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर सेल्स। और एक रहता है अल्फा इंटरफेरॉन्स जो कि सेल्स रिलीज करता है ना। तो ये इम्यूनोथेरेपी में आता है, कौन, अल्फा इंटरफेरॉन्स। तो ये भी पेशेंट्स को दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ट्यूमर सेल्स को खुद से ही डिस्ट्रॉय करने की वो कैपेबिलिटी थोड़ी सी आ सके। तो आई स्टैंड्स फॉर इम्यूनोथेरेपी विच इंक्लूड्स अल्फा इंटरफेरॉन्स। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं ड्रग्स, एल्कोहल्स एंड एब्यूज़ की। तो इसमें कुछ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, 2-3 टाइप के ड्रग्स वगैरह दिए हुए हैं, वो आपको याद करने हैं। और जो बाकी का पार्ट है एल्कोहल एब्यूज़, तो वो आपको वैसे भी पता है, और इतना इंपॉर्टेंट मतलब मतलब जनरली पता होता है सबको कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी रहती है। तो वो बस एक तरीके से टू स्प्रेड सम अवेयरनेस के लिए है। बाकी ड्रग्स वाला ये पार्ट थोड़ा सा मेन है, तो इसको देखते हैं अपन। तो सबसे पहली बार ड्रग्स किस में कॉमन है, यूथ में कॉमन है। हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगेंस्ट द डेंजरस पैटर्न्स एंड द हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इससे लाइफस्टाइल को काफ़ी हानि पहुंचती है। अच्छा, अब इसमें आपको देखो 3 यहाँ पे ग्रुप दिए हुए हैं, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स आर द मेजर कंपाउंड। सबसे पहले अपन देखेंगे ओपियोइड्स क्या होते हैं। तो ओपियोइड्स जो है उसके नाम से समझ में आ रहा है कि उसमें ओपियोइड्स रिसेप्टर जो होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसको ये अफेक्ट करते हैं सबसे पहली बात तो। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में भी रहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा आपका, हीरोइन नाम भी सुना होगा आपने, कॉमनली कॉल्ड है स्मैक बी, सी को बोला जाता है। कॉमनली कॉल्ड है डाई एसिटाइल मॉर्फिन विच इज़ वाइट होती है, ऑर्डरलेस, ब्रिटल, क्रिस्टल, मूवीज़ वगैरह में देखी होगी आपने, वाइट कलर की जो होती है ना, जो कि एसेटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनती है। ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, और कौन से प्लांट से मिलती है, ओपियम पॉपी नाम का एक प्लांट है, उससे ये मिलती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अच्छा, अब मॉर्फिन और हीरोइन में क्या डिफरेंस है, ये दोनों ही ऑपियोइड्स है, बट मॉर्फिन का अगर एसेटाइलेशन करते हैं, ये लिखा है ना इधर, डाई एसेटाइलेशन अगर मॉर्फिन का करते हैं तो फिर अपने को मिलती है हीरोइन, जिसको स्मैक कहा जाता है। आई बात क्लियर है। तो हीरोइन, स्मैक, ये जो हीरोइन है आपकी, और मॉर्फिन ये यहाँ आएगी ऑपियोइड्स के अंदर। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो ये एक ग्रुप है, इसको आपको याद रखना है, कौन से प्लांट से मिलता है और क्या क्या नाम है वो आपको ध्यान रखने हैं। ओके ओके, तो अब अपन ने ओपियोइड्स की बात कर ही ली है, तो कैनाबिनॉइड्स की भी बात कर ली जाए। ओके, वरना बुरा नहीं लग जाएगा इनको। ओके, कैनाबिनॉइड्स, हाँ, और एक ये पेपेवर सेमनीफेरम जो है, ये नाम है, जहाँ से ये पॉपी प्लांट का ही नाम है ये एक्चुअली, है ना। पॉपी प्लांट और पेपेवर सेमनीफेरम, इसका ध्यान रखना है आपको नाम का। और स्नॉर्टिंग और इंजेक्शन के थ्रू इसको लिया जाता है, और ये डिप्रेसेंट और बॉडी फंक्शनिंग को स्लो करता है, ये याद रखना। आगे कुछ स्टिमुलेंट्स आएंगे जो कि बॉडी की एनर्जी को और उसको स्टिमुलेट करते हैं, यानी हाई करते हैं, ये स्लो डाउन करते हैं। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस रहता है, और ये डिप्रेसेंट्स के तौर पे भी यूज़ की जाती है। नाउ अब बात कर लेते हैं कैनाबिनॉइड्स की। तो कैनाबिनॉइड्स जो रहता है वो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, इनका नाम पता है, रिसेप्टर्स पे बेस्ड है। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, उनको अफेक्ट करता है ये। और कहाँ से मिलता है, कैनाबिस सटाइवा नाम का जो प्लांट है, ये लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, यहाँ से मिलता है ये। ठीक है, ओके। इससे क्या क्या चीज़ें बनती है, मरीजुआना, हशीश, चरस और गांजा, आपने कॉमनली ये नाम सुने होंगे, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ बनती है। जनरली टेकन एंड इनहेल्ड और ऑरली इंजेक्शन। अच्छा, इसको जनरली इनहेल किया जाता है, ओरली भी लिया जा सकता है इनको, है ना। मतलब यहाँ पे इंजेक्शन का जिक्र नहीं है। और देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, तो उसको ये चीज़ अफेक्ट करती है। तो बस ये इतना सा दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। कहाँ से मिलता है, कैनाबिनॉइड सटाइवा सॉरी, और मरीजुआना, हसीस, ये क्या क्या चीज़ें बनती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं कोका एल्केलॉइड्स की, कोकेन की। ठीक है, ये भी आपने काफ़ी कॉमनली सुनी होगी ये टर्म कोकेन। तो ये एरिथ्रोजाइलम कोका नाम के प्लांट से बनती है।
ये जो है इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर, उसको ये चीज़ अफेक्ट करती है। और कोकेन को कॉमनली कोक भी बोला जाता है और क्रैक भी बोला जाता है, और ये यूजुअली स्नोड यानी नाक से इनहेल किया जाता है इसको बेसिकली, है ना। ओके, तो ये पूरा दिया हुआ है कोकेन वगैरह के बारे में, एरिथ्रोजाइलम, कोका और क्रैक, कोक एक ही बात है ये सारी, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या कर रहे हैं, ये यूफोरिया मतलब एक तरीके से एक मज़े वाली फीलिंग देता है ये, है ना, मज़ा आ जाता है मतलब इसको लेके, मतलब जो भी इनहेल करता है ना उसको एक टेम्परेरी फीलिंग ऑफ प्लेजर प्रोवाइड करता है ये, है ना। और इंक्रीज्ड एनर्जी को इंक्रीज़ करता है, तो ये स्टिमुलेंट के तौर पर यूज़ होता है ना। ये स्लो डाउन कर रहा था, ये मतलब इंक्रीज़ कर रहा है ना। एक्सेसिव डोजेज कैन कॉज हेलुसिनेजन प्रॉपर्टीज़। अच्छा, हेलुसिनेशन कॉज कर सकता है ये अगर एक्सेसिव डोजेज में इसको लेते हैं तो। और हेलुसिनेजेनिक प्रॉपर्टीज़ किस किस में प्रेजेंट होते हैं, तो एट्रोपा, बेलेडोना और धतूरा जो रहता है इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। कैनाबिनॉइड्स आर आल्सो बीइंग एब्यूज बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन भी इसको लेते हैं, ठीक है। बट ये सही चीज़ नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कुछ विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं जिससे इसको एक बार स्टार्ट करने के बाद क्विट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एंड वेरी डिफिकल्ट, सो स्टे अवे फ्रॉम देम। ओके, नाउ ठीक है, वही दिया हुआ है, बार्बिचुरेट, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स आर द सिमिलर इस टाइप के ड्रग्स होते हैं जिनको मेडिसिन के तौर पे बनाया गया था। मेडिसिन की तरह अगर यूज़ किया जाए तब ठीक है, बट अगर इनको किसी अदर पर्सन में यूज़ किया जाता है मज़े के लिए तो उसको फिर ड्रग अब्यूज़ बोला जाता है, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम। और इससे मेंटल डिप्रेशन, इंसोम्निया, इनको भी ट्रीट करने में ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। तो उसको अगर एक्सेसिव चीज़ में आप अगर बिना नीड के ले रहे हैं तो फिर उसको ड्रग अब्यूज़ बोला जाता है। बाकी ये मेडिसिन होते हैं डिप्रेसेंट, इंसोम्निया वगैरह जैसे डिजीज़ को कॉज करने के लिए, ठीक है। नाउ मॉर्फिन एक पेन किलर होती है जो कि सर्जरी में दी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ अब बात कर लेते हैं, ये तो अपन ने बात की ड्रग्स की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टोबैको की। टोबैको इज बीइंग यूज्ड इन ह्यूमन ईयर्स ऑफ 400 ईयर्स एंड स्मोक्ड एंड चीविंग कैसे भी लो, बट इस सबको टोबैको बोला जाता है। इसमें निकोटिन होता है जो कि एल्कलॉइड निकोटिन स्टिमुलेट्स द एड्रेनल ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से ग्लैंड को अफेक्ट कर रहा है, एड्रेनल ग्लैंड को, जिससे कि वो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेज इन ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। यानी कि अगर आप टोबैको यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उससे एड्रेनल ग्लैंड को अफेक्ट होता है और फिर वो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन नाम के हार्मोन्स को रिलीज़ करता है ब्लड के अंदर, विच कॉजेज ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है जिससे, और हार्ट रेट इंक्रीज होती है। अनदर थिंग इज़ दैट जब आप स्मोकिंग करते हैं तो इंक्रीज द कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इट रिड्यूसेस द कंसनट्रेशन ऑफ द हीम बाउंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हो जाती है कम और कार्बन मोनोऑक्साइड की हो जाती है ज़्यादा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। ओके, तो ये थी कुछ यहाँ पे बातें। अब ये जो है ये थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ें हैं, जनरली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है ये चीज़ें बिकॉज सबको पता होती है, बट लेट हैव अ लुक एट देम। एडल्सेंस बेसिकली ये जो रहता है इसमें मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट होता है। एडल्सेंस ऐसी एज होती है तो उसमें स्ट्रेस के चलते या प्रेशर के या एकेडमिक एग्जामिनेशन का जो भी प्रेशर होता है उसकी वजह से भी लोग ट्राई करना चाहते हैं कि ट्राई करके देखते हैं, और उसकी वजह से वो ट्रैप होकर रह जाते हैं और वो चाहकर भी फिर ऐसी चीज़ों को एक बार कंज्यूम करने के बाद में वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यंगस्टर ट्राई अल्कोहल एंड ड्रग्स एंड द परसेप्शन अल्कोहल इज़ द वे मेजर यूज टू स्टार्ट दीज हैबिट। तो जस्ट स्टार्ट होती है ये हैबिट्स, बस इनको क्विट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बेटर है कि स्टार्ट ही नहीं की जाए ये चीज़ें, ठीक है। तो ये कैसे होती है प्रमोट, टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर में देख के, इन सब से जो है इन्फ्लुएंस होके लोग सोचते हैं कि ट्राई करते हैं एक बार। ओके, नाउ एडिक्शन और डिपेंडेंसी क्या होती है। एडिक्शन एक नेचर ऑफ द एल्कोहल हो या ड्रग हो, उनका एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाता है अपनी बॉडी के साथ, जो कि यूफोर्बिया, एक टेम्परेरी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं ये, जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, यानी खुद को बर्बाद करने वाली चीज़ है ये, ठीक है। एडिक्टिव पोटेंशियल ऑफ द ड्रग्स एंड द एल्कोहल पुल ओवर द वेरियस सर्कल्स लीडिंग टू द रेगुलर यूज ऑफ abuse. Now, dependency of the tendency of the body to manifest a characteristic and the unpleasant withdrawal symptoms. तो withdrawal symptoms क्या होते हैं, जब आप छोड़ते हैं इन चीज़ों को, discontinued, then the characterized by the anxiety होने लगती है, shakiness, nausea, sweating वगैरह। तो ये सारे withdrawal symptoms होते हैं जो कि बॉडी प्रोवाइड करती है जब कोई पर्सन क्विट करने का सोचता है। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, तो इससे बिहेवियर में चेंज आता है, और अगर एक्सेसिव डोजेस में लिया तो कोमा भी हो सकता है, डेथ में भी जा सकता है आदमी, रेस्पिरेटरी, हार्ट फेलियर, सेरेब्रल
हेमोरेज भी हो सकता है, ड्रॉप ऑफ द एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी ड्रॉप कर सकता है, अनएक्सपेक्टेड एब्सेंस इन द स्कूल, इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, विड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, ऐसी जो चीज़ें हैं, एग्रेसिव बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो है वो नोट की जा सकती है अगर कोई अल्कोहल या ड्रग अब्यूज़ में पार्टिसिपेट करता है तो। और अगर इंट्रावेनसली ड्रग्स को लिया जाता है तो उससे एड्स का, हेपेटाइटिस बी का, बोथ का खतरा बढ़ता है, क्योंकि ये सेक्सुअल कांटेक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलती है। तो अगर नीडल्स को इंजेक्ट किया जा रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के खतरे बढ़ जाते हैं। ओके, क्रॉनिक यूज़ ऑफ द ड्रग्स एंड द डैमेज द नर्वस सिस्टम और लिवर को डैमेज करता है ड्रग्स और अल्कोहल, जिसको अगर लिवर को डैमेज करता है तो उसको सिरोसिस कहा जाता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर अल्कोहल कंज्यूम किया जाए तो फीटस के लिए भी अच्छा नहीं रहता है वो। और मिसयूज बाय द ड्रग्स इन अ वेट सर्टेन स्पोर्ट्समैन डू टू इन्हेंस देयर परफॉर्मेंस। तो कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी इसको कंज्यूम करते हैं टू इन्हेंस देयर परफॉर्मेंस। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड डायूरेटिक सर्टेन हार्मोन्स स्पोर्ट्स इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क प्रोवाइड एग्रेशन। तो ये टेम्परेली जो है मसल स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड करता है, इसलिए स्पोर्ट्समैन भी कभी कभी इसको कंज्यूम करते हैं। बट वो ये साइड इफेक्ट्स नहीं जानते कि इस स्टेरॉइड्स का, जिसकी वजह से उनको मस्कुलाइजेशन, यानी कि अगर फीमेल है तो उसमें मेल के कैरेक्टर्स डेवलप होना, एग्रेसिवनेस इंक्रीज होना, डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ, हेयर लॉस एंड एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन द फेस एंड बॉडी, यानी बॉडी के अंदर, फीमेल के अंदर भी एक्सेसिव फेस पे जो है हेयर का ग्रोथ होना, इनलार्जमेंट ऑफ द क्लाइटोरिस डिपेंडिंग ऑन द वॉइस, इंक्रीज इन द एग्रेसिवनेस एंड साइज ऑफ द टेस्टिकल्स में इंक्रीज हो सकता है और चेंजेस हो सकते हैं। दीज इफेक्ट्स आर द परमानेंट एंड कैन नॉट बी क्योर्ड। नाउ स्टैंडर्ड ग्रोथ हो सकती है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, यानी कि अगर ऐसी चीज़ों को स्टार्ट नहीं किया जाए, पहले ही प्रिवेंट किया जाए तो उसको क्योर करने की ज़रूरत नहीं होगी। स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल्स इन द यंग एजेस, रिमीडियल मेजर्स एंड यस, किसकी वजह से किस वजह से कोई ड्रग यूज़ में पड़ता है? बिकॉज टू अवॉइड अनवांटेड पीयर प्रेशर, बिकॉज उसको कुछ पीयर प्रेशर होता है, तो इसलिए भी कभी कभी टू गेट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेशर द पर्टिकुलर adolescent एज पर्सन विल स्टार्ट कंज्यूमिंग दिस टाइप ऑफ ड्रग्स, बी स्टडी एंड अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो दैट्स ऑल। लास्ट का जो पार्ट मैंने आपको बताया था ये मतलब कॉमन एक तरीके से अवेयरनेस के लिए है, और ये भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड ये अपन ने बिल्कुल पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और सारे कंसेप्ट, सारी एक एक लाइन, सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। एक बार आप इसके बाद में PYQs अटैम्प्ट करना, आई एम डैम श्योर कि सारे आप बिल्कुल आसानी से सारे PYQs अटैम्प्ट कर लोगे और कोई समस्या यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है, सो इफ़ यू फाइंड दिस लेक्चर हेल्पफुल देन मेक श्योर टू शो सम लव बाय like, share, subscribe, and thanks for watching, and see you guys in the next video. Till then, bye bye.